तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम धमाकेदार वीडियो के साथ और मज़ेदार टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पूरे बुक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं उनको लेकर आया हूँ। बस इन्हीं 5-6 जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगर इन्हीं को आप देख लेते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपके बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आएगा वो आप 100% गारंटी के साथ, दावा के साथ मैं कहता हूं कि आप उसे कर ले जाएंगे। लेकिन आपको इस 5-6 न्यूमेरिकल जो मैं लगवाऊंगा इसको आपको लास्ट तक देखना है, यानी इसी 5-6 में क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री बुक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। बस आपको मेथड समझना है, फार्मूला कौन सा यूज करना है। अंक चेंज हो सकता है लेकिन मेथड यही होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हर इसी प्रकार की मोटिवेशनल और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है, ये विलेन लेसन का है जिसमें क्या याद करना है आपको, मोललता याद करना है। क्या याद करना है, मोललता। कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/B यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में दिया गया है और इसका घनत्व दिया गया है आपको 1.84 ग्राम प्रति मिली। इस विलयन की मोललता याद कीजिए। क्या याद करना है, मोललता याद करना है। अब इधर देखिए, मैंने आप सभी लोगों को बताया था क्लास में जब पढ़ाया था कि अगर कोई चीज़ प्रतिशत में दिया गया है, चाहे वो द्रव्यमान आयतन अगर दिया गया है तो प्रतिशत में अगर दिया गया है तो हम उस आयतन को 100 ml मानेंगे। अगर W दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशतता दिया गया है तो उसे हम 100 ग्राम मानेंगे। ठीक बेटा, ये मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर प्रतिशत में कोई चीज दिया गया है तो उसे 100 मानिएगा। क्या मानिएगा, 100 मानिएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। और यहां पर दिया गया है आपको H का परमाणु क्रमांक 1 दिया गया है, O का परमाणु भार 16 दिया गया है, S का परमाणु भार 32 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए हम यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, दिया गया है हल। देखिए यहां पर मैं सीधा हल कर रहा हूं। हल क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, देखिए कह रहा है आपको दिया है H2SO4 का एक नमूना 94%, यानी आप कह सकते हैं प्रतिशत में दिया गया है, यानी 100 ml आप कहेंगे। क्या कहेंगे, 100 ml। तो आप क्या लिखेंगे, 100 ml नमूने या विलायक में कह सकते हैं, या नमूने में या 100 ml में नमूने की मात्रा, यानी H2SO 100 ml में H2SO4 की मात्रा, ये आप लिख दीजिए की मात्रा। क्या हो जाएगा, आपको कितना प्रतिशत दिया गया है, तो 94% भार में दिया गया है, W/V यानी ऊपर जो होगा वो भार होगा, तो 94 ग्राम हो जाएगा। ठीक बेटा, 94 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर हम बात करें क्या कि इसका जो भार है वो क्या हो जाएगा, इस विलयन का जो भार है, जैसे आपको विलयन का घनत्व दिया गया है, क्या दिया गया है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया गया है, तो 1.84 कुछ करके दिया गया है, 1.84 ग्राम प्रति मिली दिया गया है, ग्राम प्रति मिली दिया गया है। ठीक बेटा, ये दिया गया है आपको। अब इसके बाद आपको क्या याद करना है, ये 100 ml विलयन में H2SO4 की मात्रा 94 ग्राम है। अब कुल विलयन के अगर हम भार ज्ञात करें तो हमें क्या पता होगा, तो यहां पर देखिए 100 ml विलयन का भार क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, या आप कह सकते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आयतन यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। ठीक बेटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए मैं इसी चीज को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भार ज्ञात करना यानी घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे
घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर घनत्व गुणे आयतन हो गया, तो घनत्व आपका कितना दिया गया है, तो 1.84। उसके बाद आयतन आपको कितना दिया गया है, तो 100 ml। कितना दिया गया है, 100 ml। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 184 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 184 ग्राम। यानी भार आपका कितना आ गया विलयन का, 184 ग्राम। अब हम अगर कहें कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 184 माइनस क्या, 94। 184 माइनस 94 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा। यानी जो विलायक का द्रव्यमान आपका आ गया है 90 ग्राम। अब हमने इसे विलायक क्यों कहा, क्योंकि H2SO4 जो है वो इसमें विलेय है। तो जिस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ विलेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान ये आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो मोललता याद करना है। क्या याद करना है, मोललता। तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, फार्मूला देखिए। सबसे पहले इसके लिए आपको H2SO4 का आपको क्या ज्ञात करना होगा, मोल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H2SO4 के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, अणुभार। अब भार आपको दिया गया है 94 ग्राम, लिख देंगे। अणुभार आपको ज्ञात करना नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए H है तो H का परमाणु भार 1 होता है, 2 H है तो 2 हो जाएगा, प्लस S है, S का परमाणु भार आपको दिया गया कितना होता है, तो S 16 नंबर पर होता है, का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32। और O 8 नंबर पर होता है, उसका एक O का परमाणु भार 16 होता है, तो 4 है तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। आपको जोड़ना है तो 2 + 32 + 64 जोड़ लीजिए, तो 64 2 2 4 4 8 6 3 9 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 98। यानी इसका 94 बटे 98 क्या आ गया, तो आपका मोलों की संख्या आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो मोललता, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका हो जाएगा विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में अगर है तो गुणे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब विलेय का मोल कितना आया है, तो 94 बटे 98 आया है। यानी 94 बटे 98 बटे में क्या हो जाएगा, तो विलायक का द्रव्यमान कितना आया है, तो 90 ग्राम आया है। कितना ग्राम, 90 ग्राम। और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 94 और ये 98 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी 98 गुणे 9 हो जाएगा और गुणे में 10 हो जाएगा। आप इसका इससे गुणा कर देंगे तो 940 और बटे में 9 8 72 के 2 हासिलावा 7 और 9 9 81, 81 और 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसका जब आप इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाग कर दीजिए आप। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इसका इससे भाग करेंगे तो हम यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं। देखिए आपका राइट आंसर तब आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर, तो 10.65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.65 आपका आंसर आ जाएगा। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर आपका, या मोललता आप कह सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपका जो है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। हम भाग करके क्या कर देते हैं, देख लेते हैं कितना है, तो 940 है और भाग में क्या है, 882, यानी क्या हो जाएगा, 10.65 आ जाएगा। नहीं 10 नहीं, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है। देखिए 1000 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे। अब अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.65 आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक बेटा, तो ये आपका जो है वो पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको दिया क्या गया था, तो दिया गया था आपको कि किसी विलयन में, क्या दिया गया था, किसी विलयन में या H2SO4 का एक नमूना 94% W/B यानी द्रव्यमान आयतन है और इसका घनत्व तो आपको दिया गया था 1.84 ग्राम प्रति मिली। इस विलयन की मोललता याद की, तो 100
जब मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रतिशत में दिया गया है तो उसे 100 मानना है, तो 100 ml में H2SO4 की मात्रा 94% दिया गया था। अगर मान लो अगर 75% दिया होता तो 75 मानते, अगर 76% दिया होता तो 76 ग्राम मानते। इसके बाद विलयन का घनत्व अगर हमें दिया है, विलयन का अगर भार ज्ञात करना है तो घनत्व गुणे आयतन होता है, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, भार आपका ज्ञात हो जाएगा तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, फिर मोलों की संख्या विलेय की और फिर फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो परासरण दाब पर आधारित है। किस पर आधारित है, परासरण दाब पर आधारित है। तो इसे हम रेज कर देते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस क्या कर देगा, इसमें जो है वो क्वेश्चन यानी अंक जो है वो चेंज कर देगा, बाकी आंसर क्वेश्चन आपका इसी तरह होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितने डिग्री सेल्सियस, टी बराबर आपको दिया गया है। हल देखिए, हल टी बराबर आपको दिया गया है 0.0 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 273, 0 + 273 केल्विन, तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन आपका हो जाएगा। टी बराबर आपका इतना दिया है। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है, तो 0.4 ग्राम ग्लूकोज यानी आपको क्या दिया गया है, स्मॉल m का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, स्मॉल m नहीं, स्मॉल w का मान। स्मॉल w का मान आपको दिया गया है 0.45 ग्राम ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज यानी C6H12O6। ठीक बेटा, इसके बाद आपको क्या दिया गया है, 250 मिली जल में यानी V बराबर आपको दिया गया है 250 ml मिली जल में आपको घोला गया है। अगर हम इसे लीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 250 और बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक बेटा, 0.25 लीटर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका परासरण दाब याद कीजिए, जबकि आपको R बराबर दिया गया है ब्रैकेट में, कितना दिया गया है, तो R बराबर आपको 0.0821 लीटर वायु प्रति डिग्री मोल। ठीक बेटा, ये आपको दिया गया है। अब आपको करना क्या है, देखिए समझना क्या है, आपको P याद करना है। क्या याद करने को कह रहा है, हाँ, इसका परासरण दाब क्या होगा, इसका परासरण दाब यानी P बराबर जो है वो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए P बराबर फार्मूला होता क्या है, तो समझिए PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, यही तो होता है फार्मूला। तो इसी से आप लिख दे PV इक्वल टू nRT से। अब n क्या है, तो मोलों की संख्या है। देखिए P आपको ज्ञात करना है, B आपको पता है कितना है 0.25, R आपको पता है, T आपको पता है, n नहीं पता है। तो W दिया है यानी n मोलों की संख्या है, तो आप भार बटे अणुभार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं n को निकाल रहा हूँ। यहाँ से आपका फार्मूला P याद करने के लिए क्या हो जाएगा, तो nRT/V हो जाएगा। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम n को निकाल रहा हूं, तो n देखिए n क्या हो जाएगा, C6H12O6 के मोलों की संख्या क्या जाएगा, भार कितना दिया है, तो भार आपका दिया गया है देखिए कितना, तो 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम। इसके बाद अणुभार कितना हो जाएगा, तो 12 × 72 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा और प्लस 16 × 96 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा टोटल आप ऐड कर दीजिए तो 0.45 ऊपर हो जाएगा और बट्टे में 6 2 8 2 10 के 0 हासिल आवा 1 यानी 180 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब जब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल 0 यहाँ और बढ़ जाएगा, यानी 45 बटे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब आप इसे 5 से काट दिए, 9 से काट दिए तो 9 × 5 = 45 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 5 बटे कितना बचेगा, 2000 बचेगा, 5 बटे 2000। इसे आप 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, तो 1 बटे कितना बचेगा, 400 बचेगा। जब आप इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग कर देख लीजिए, तो 400 को जब आपको भाग करना है किससे, 1 से, तो 400 जो रही हम 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा,
यहाँ भी एक बचेगा, फिर क्या करेंगे 400 दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बार में जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 बचेगा, फिर दशमलव लगा है जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा जीरो बार में जाएंगे, फिर जीरो हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 100 उतारेंगे, फिर दशमलव लगा है जीरो, फिर 400 दूना 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800, फिर क्या हो जाएगा 200 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगा फिर 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो 0.0025 आपका आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया है, केवल क्या आया है मोलों की संख्या आया है, मोल आया है। ठीक बेटा, अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो P ज्ञात करना है, तो PV इक्वल टू nRT से मैंने बताया फार्मूला, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ क्योंकि ये जो है वो चल नहीं रहा है अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, PV इक्वल टू किससे, P से आपको nRT/V से, इससे फार्मूले से आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा, n का मान कितना आया है, तो 0.0025 आया है, और r का मान आपको दिया गया है कितना है, तो 0.0821। उसके बाद t का मान आपको दिया गया है 273 और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका v है, v का मान कितना दिया है 0.25 लीटर, 0.25 लीटर। ठीक बेटा, ये आपको दिया गया है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आपको दशमलव हटाना है, दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, और क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो 25 गुणे 0.0821 गुणे 273 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 25 के पीछे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक बेटा, फिर आपको यहाँ से भी हटा देना है, यहाँ से जब आप हटाएंगे तो कितना 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 821 गुणे 273 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 25 डबल जीरो था और फिर 4 जीरो और आ जाएगा, 4 जीरो 2 2 4 जीरो और आ जाएगा। अब आपको सारे को गुणा करके यहाँ से देखिए 25 से मैं काट दे रहा हूँ, 25 को इससे काट दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए आपका बचेगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका बचेगा 821 और फिर गुणे में 273 और बटे में क्या हो जाएगा 1, यानी 6 जीरो 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। ठीक बेटा, अब आपको 821 को 273 से गुणा करके और फिर क्या कर देना है, भाग कर देना है, यानी 821 821 गुणे 273 273 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 2 4 1 3 3 यानी 224 133 आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 5 6 यानी 224 2 2 4 133 भागे 1 2 3 4 5 6 यानी 0 आपका कितना आ जाएगा, 0.224 ये आपका वायुमंडलीय आपका आ जाएगा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक बेटा, ये आपका जो P का मान है, पराशर दाब का जो मान था वो आपका प्राप्त हो गया। कितना आया पराशर दाब, तो पराशर दाब आपका 0.22 ATM आप कह सकते हैं, या वायुमंडलीय दाब आया। ठीक बेटा, तो देखिए कुछ नहीं करना था, बस आपको सिंपल मेथड से आपको केवल मान रखते चले जाना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको कार्य करना है। बाकी गुणा भाग तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, आपके पास पेन है, रफ है, आप रफ कार्य में आपको अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन में आपको थोड़ी भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डीपली से। देखिए आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहीं से गुणा कर दें, तो नहीं, गुणा नहीं करने की जरूरत है, आप दशमलव को हटाइए, संख्या में लेकर आइए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको तापमान जो दिया होगा डिग्री सेल्सियस में उसे केल्विन में चेंज करना होगा, केल्विन में मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद आपको W दिया गया था, इतना दिया गया, लिख दिया मैंने, और इसके बाद V दिया गया था ml में, तो उसको लीटर में चेंज कर लिया। R का मान आपको दिया गया था, P का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए PV इक्वल टू nRT ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद क्या किया, इसका मैंने मोल ज्ञात किया, तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, भार बटे अणुभार, अणुभार को मैंने सबका लिख लिया, जोड़कर मैंने इसे हल किया, तो कितना है 0.0025 मोल आया। इसके बाद PV इक्वल टू क्या किया, nRT से मैंने फार्मूला रखे, मान हल कर लिया, तो आपका आंसर 0.224 वायुमंडलीय दाब आ गया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका इसी लेसन का है, विलेन लेसन का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये आपके पेपर में छप चुका है, तो आपको इसे बिल्कुल नहीं मिस करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये मोल प्रभाज ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत पूछा जाता है, तो इसे आपको मिस नहीं करना है। हम चलिए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल इजी मेथड से आपको बताएंगे और सीधा दिमाग में बैठा देंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल, यानी जल का भार जो है वो कितना है? तो जल का भार यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हल देखिए, हल। तो जल का भार कितना दिया गया है? तो 72 ग्राम, 72 ग्राम। उसके बाद जल का अणुभार, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? तो जल का भार दिया गया 72 ग्राम, तो अणुभार कितना हो जाएगा? तो H2 16, यानी 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी आपको क्या पता होगा? जल का भार पता हो गया, जल का अणुभार पता होगा। अब लिख दीजिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो भार बटे क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया गया है आपको? 72, अणुभार कितना दिया गया? 18, तो 18 चौक 72, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4 मोल आपका प्राप्त हो गया। जल के मोलों की संख्या 4 मोल है। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, यानी C2H5OH, इसका जो द्रव्यमान C2H5OH का भार कितना दिया गया है? तो इसका भार दिया गया है आपको 92 ग्राम। कितना? 92 ग्राम दिया गया है। ठीक बेटा, अब C2H5OH का आपको क्या पता चल गया? भार पता चल गया। अब आपको अणुभार याद करना है, तो C2H5OH का अणुभार क्या हो जाएगा? तो C का 12 होता है, 2 है तो 2 × 12, प्लस O का कितना होता है? 16, और प्लस H कितना है? तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 12 दूना 24, और फिर 6 30 हो जाएगा, और प्लस 16, तो 30, 24 6 30, और 10 40 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। तो यानी इसका अगर हम मोल ज्ञात करें, C2H5OH के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? तो मोलों की संख्या भार बटे अणुभार हो जाएगा, भार बटे अणुभार। तो क्या हो जाएगा? भार कितना दिया गया है? तो C2H5OH को भार दिया गया है 92 ग्राम। कितना? 92, और अणुभार कितना आया? 46 आया। कितना आया? 46। तो 46 को जब आप इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा? तो 46 दूना कितना हो जाएगा? तो 92 हो जाएगा, यानी 2 मोल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोल तो हम ज्ञात कर लिए, लेकिन मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था, जैसे आपको x किसका ज्ञात करना है? x H2O का, यानी मोल H2O का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो NH2O, यानी आप लिख सकते हैं NH2O और बटे में NH2O प्लस कैपिटल N C2H5OH। ठीक बेटा, यानी आपको जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोल को ऊपर लिखना है, उसके बाद नीचे विलेन के कुल मोलों को लिखना है। ठीक बेटा, अब देखिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ एक और घटक होता, जैसे मान लीजिए इसमें अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता, तो उसका भी मोल लिखते, कोई और होता, जितने भी घटक होंगे विलेन में टोटल के मोल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक बेटा, तो H2O का मोल कितना है? 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, और फिर यहाँ पर कि इसका H2O का 4 और प्लस इसका 2, तो क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 2/3 हो जाएंगे। और जब इसको जब भाग करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा? 6, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ठीक बेटा, 0.67 XH2O, यानी जो जल का मोल प्रभाज आया वो कितना आ गया? तो 0.67 आपका मोल प्रभाज आ गया। इसके बाद आपसे किसका मोल प्रभाज पूछा था? तो एथिल अल्कोहल का भी पूछा था, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर XC2H5OH। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा NC2H5OH, और बटे में क्या हो जाएगा?
यहाँ पर तो NH2O और प्लस कैपिटल NC2H5OH हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा, जब इसे भाग करेंगे तो 0.33 आपका आंसर हो जाएगा। यानी XC2H5OH का जो मान आएगा वो 0.33 आपका प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहले लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप सभी लोग को सॉल्व करा दिए। अब हम अगले लेसन के न्यूमेरिकल को लाते हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों को समझाते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से। तो इसे सबसे पहले आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को इसे समझा दिया है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल की गणना करना है। आपको सेल दिया गया है, बनाया गया है सेल, आप देख लीजिए। देखिए इस लेसन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी होगी। अब चाहे सेल का विद्युत वाहक बल कहे, चाहे ईएमएफ कहे, चाहे सेल का विद्युत वाहक बल कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं बताऊंगा उसी चीज को करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो देखिए आपको सेल दिया गया है, कौन सा सेल दिया गया है, तो Cu/Cu2+। ठीक बेटा, उसके बाद यहां पर 1 मोलरता विलयन दिया गया है। ठीक बेटा, और ये क्या है, सेल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा Ag+, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 मोलरता, उसके बाद क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए यहां पर आपको दिया है, यहां पर दिया भी है, क्या दिया है, देखिए दिया है E0, उसके बाद Cu+2 और फिर क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा, बराबर आपको प्लस 0.34 वोल्ट दिया गया है। ठीक बेटा, और E0 क्या हो जाएगा Ag+Ag इक्वल टू, तो आपको प्लस 0.80 वोल्ट दिया गया है। ठीक बेटा, ये आपको दिया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने को कहे, चाहे ईएमएफ ज्ञात करने को कहे, जो मैं बताने वाला हूं वही आपको करना है। देखिए सबसे पहले आपको सेल लेना है, सेल से Cu से Cu2+ हो रहा है, क्या हो रहा है Cu से Cu2+ हो रहा है, 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। यहां से देखिए ऑक्सीकरण संख्या का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो एनोड पर होता है, कहां पर, एनोड पर होता है। इसके बाद अब यहां पर देखिए Ag+ से क्या हो रहा है, Ag हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो घट रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी ये किस पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। ठीक बेटा, आप समझिए यहां पर अगर ये एनोड कैथोड आप पहचान गए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको E0 सेल का मान ज्ञात करना है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इसके इक्वल टू फार्मूला होता है E0 कैथोड, क्या होता है E0 कैथोड, और फिर माइनस E0 एनोड होता है। ठीक बेटा, एनोड होता है, फार्मूला आपको वही लगा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ई कैथोड का मान कितना दिया गया है, देखिए समझिए, कैथोड यानी किसका, Ag का, तो Ag का मान 0 कितना दिया गया है, 0.80 दिया गया है, माइनस कैथोड एनोड का मान 0.34 दिया गया है। 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर 7 में 3 जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, 0.6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। यानी E0 सेल जो था इसका जो मान था वो कितना आया आपका, सेल का विद्युत वाहक बल का, तो 0.46 वोल्ट आपका राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो गया। इस लेसन में केवल एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे जो पूछे जाते थे, जो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब हम अगले लेसन के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले लेसन का क्वेश्चन जो है वो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रथम कोट की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखिए मैं यहां पर आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं, प्रथम कोट की अपक्रिया का जो समय है अर्धाय प्रारंभिक सांद्रता वो क्या हो जाता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है जो सांद्रता है। अब इसमें जो समय लगता है वो क्या है, 50 सेकेंड लगता है। क्या लगता है, 50 सेकेंड। तो टी बराबर आपका टी हाफ कह दीजिए। टी हाफ क्यों, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, तो टी हाफ
इक्वल टू 50 सेकेंड हो गया। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपको के ज्ञात करना है, तो के इक्वल टू 0.693 फार्मूला होता है और बटे में क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो फार्मूला क्या, इसका मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.693 और बटे में क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर है 50 है। और 50 अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इसे हटा दीजिए, तो दशमलव जब हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 693, और फिर इस जो जीरो लगा हुआ है इसे पावर में लिखकर ऊपर ले जाते हैं, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। अब ये कैसे गया, तो इसको आप लिख सकते हैं नीचे देखिए, यहाँ पर 5 × 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसे काट दीजिए, तो 5 × 9 5, फिर 1 बचा 19 हो गया, तो 5 × 3 15, फिर 4 बचे, 5 × 8 40, फिर 3 बचे, दशमलव लगाया मैंने, जीरो बढ़ाया, 5 × 6 30 हो जाएगा। और गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। इस दशमलव को अगर इस तरफ लाएंगे तो आगे प्लस में चढ़ेगा, तो 2 अंक इस तरफ ले आइए तो 2 इस पर चढ़ जाएगा, यानी अभी मत चढ़ाइए, यहाँ पर देखिए 1.386 और गुणे 10 की पावर -4 + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.386 और गुणे 10 की पावर -2, आपका सेकेंड इनवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, सेकेंड इनवर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से इस लेसन से बनता है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो भी बनता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अवक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। सिद्ध करना है आपको कि प्रथम कोट के अवक्रिया का जो है वो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयु काल को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मान लीजिए, माना जब कभी भी आपको इस प्रकार से सिद्ध करने को कहेगा तो मान लीजिएगा जरूर। अगर आपको क्या कह रहा है, मान लीजिए कि 100 भाग है, क्या है, प्रारंभिक में इसकी सांद्रता 100 ml है, क्या है, माना प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता A = 100 है, 100 है, तब क्या हो जाएगा, अब उसके बाद क्या 75%, 3/4 यानी 75 भाग, यानी X = क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जैसे कह रहा है 3/4 पूर्ण होने, तो 4 भाग टोटल था, 3 भाग पूरा हो गया, तो 25 चौको 100 होता है, तो 3 भाग पूरा हो गया, तो 25 × 75 होता है, यानी 75 पूरा हो गया। तो A - X का मान कितना आ जाएगा, तो 100 - 75 यानी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब समझिए यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, तो 2.303 और बटे में आपको क्या करना है, के ज्ञात करना है और log बेस 10 और उसके बाद फिर क्या कर देना है, तो ए यानी 100 और बटे में 25 हो जाएगा। 25 चौको 100 यानी 4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2.303 और बटे में के और log बेस 10 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगा, तो 2.303 और बटे में के हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। log बेस 10 2 का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 0.2 क्या होता है, और ये 2 जो था वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और log बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.30 10 होता है, यानी 3010। तो 2 गुणे 2.303 और गुणे 0.30 10 यानी 3010 और बटे में के हो जाएगा। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 गुणे 0.693 आ जाएगा, 693 और बटे में के हो जाएगा। इसे आप ऐसे रहने दीजिए, टी का मान आ गया। अब आप अर्ध आयु काल के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, तो अर्ध आयु काल के लिए टी हाफ = क्या होता है 0.693 और बटे में क्या होता है। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब आप यहां पर देखिए समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1/2 करने पर, ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, जब कभी भी इस प्रकार करना होगा, सिद्ध करना होगा, तो समीकरण 1/2 जरूर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो t/t हाफ और बटे = क्या हो जाएगा, t का मान, तो 2 गुणे 0.693 के और बटे में क्या हो जाएगा पूरे का बेटा, तो 0.693 के हो जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा, 6.93 से क्या हो जाएगा 0.693 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, तो t = t 1/2 बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 2। इसको यहां से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t = 2 गुणे
T1/2। यही आपको सिद्ध करना था, जो आपका प्रूव्ड हो गया, यानी आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा, तो ये आप देखिए कितने सिंपल लैंग्वेज में, एक बार आपको जो मान दिया गया है उसका रखकर हल कर लेंगे, समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायुकाल के लिए सूत्र लिखेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1/2 करेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस इसी चीज को करना है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी हम देख लेते हैं चुटकियों में। तो देखिए, इसे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, उसके बाद आपसे लोग को बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप उसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, केवल अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा बस। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। समझे, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल जो दिया गया है वो कितना है, 60 मिनट है। कितना है, टी हाफ बराबर कितना है, टी हाफ बराबर कितना दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है। अब आपको क्या ज्ञान करना है, सबसे पहले के ज्ञात कर लीजिए, वेग स्थिरांक। तो 0.693 होता है और बट्टे में क्या होता है, तो 60 टी हाफ होता है। क्या होता है, टी हाफ होता है। तो टी हाफ का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कितना, तो 60 दिया गया है। कितना, 60। तो 0.693/60 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो 693 और बट्टे में 60 4 0 हो जाएगा। तो 693 और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा और बट्टे में 6 हो जाएगा। इसको इससे भाग कर दीजिए तो 6 × 9 6 हो जाएगा, बचेगा 9। फिर उतारेंगे 9 तो क्या हो जाएगा, फिर 6 × 9 6 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 3 बचेगा, 23 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 6 पंचे 30 काट देंगे, गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसको आप क्या कर दीजिए, इस तरफ लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, 1.15 गुणे 10 155 गुणे 10 की पावर -4 और 2 अंक इधर लाए हैं तो +2 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1.15 गुणे 155 गुणे 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक बेटा, ये क्या आया है, वेग स्थिरांक यानी सेकंड इनवर्स आपका आंसर आया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको के का मान ज्ञात हो गया, लेकिन कह रहा है 90% भाग पूर्ण होने में लगेगा समय ज्ञात कीजिए। तो यानी पहले जो था ए बराबर जो होगा वो 100 होगा और आपको x बराबर क्या ज्ञात करना है, 90 होगा, 90% पूर्ण होने में समय ज्ञात करना है। तो a - x क्या हो जाएगा, तो 100 - 90 यानी बराबर 10 हो जाएगा। तो यानी आप फार्मूला दीजिए, t ज्ञात करना है तो 2.303 और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा k और फिर लाग बेस 10 और फिर a का मान 100 और बटे में 10, 0 से 0 काट दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2.303 और k का मान आपका आ गया है 1.155 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, गुणे में इस लाग बेस 10 और फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस टोटल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 2.303 ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 और फिर बटे में क्या हो जाएगा 1.155, ये दशमलव हटाइए तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2303 और फिर बटे में क्या हो जाएगा 1155 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर है यानी 2 जीरो और लगा देंगे। जब इसे आप भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 199.39 आपका आंसर आ जाएगा। यानी टी बराबर, तो ये सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बताया था। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। अब आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।